हम पढ़ रहे हैं सीआरपीसी 1973 का, जिसमें चैप्टर नंबर 16 हमने कल कवर किया था। चैप्टर नंबर 16 डील करता है प्रोसीडिंग, कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग विद द मजिस्ट्रेट से, और सेक्शन 210 हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 17। चैप्टर नंबर 17 जो कि चार्ज से रिलेट करता है। ये जो वर्ड है चार्ज, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं आरोप, इस चार्ज को वैसे तो डिफाइन किया गया है in one sense it have been the definition clause, it have been defined under section 2b, लेकिन बात ये आती है कि सेक्शन 2b में जो डेफिनेशन लिखी हुई चार्ज की वो क्या है? चार्ज मीन्स द चार्ज, द हेड ऑफ चार्ज इफ इंक्लूडेड मोर देन वन चार्जेस, यानी कि एक हेड में अगर एक से ज्यादा चार्जेस होते हैं तो उसे भी चार्ज माना जाएगा। तो ठीक है, ये एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन नहीं बनती है, एक क्लियर कट समझ नहीं आ पाता है कि आरोप या फिर चार्ज से मीनिंग क्या निकल के आता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि सेक्शन 211 को जब हम पढ़ेंगे, सेक्शन 211 के जब इंग्रेडिएंट्स को हम पढ़ेंगे, उसके कंटेंट्स में जो दे रखा है, एक्चुअली नेम भी यही है, कंटेंट्स ऑफ अ चार्ज, तो हमें काफी समझने में हेल्प मिलेगा कि चार्ज किस तरह का हो सकता है या वो किस तरह का लिखा जाना चाहिए। ये जो चैप्टर नंबर 17 है, इसमें सेक्शन 211 से लेकर टोटल सेक्शन 224 के प्रोविजंस हैं, और ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट रिलेट्स टू द फॉर्म ऑफ चार्जेस, जब चार्जेस फॉर्म किए जाएंगे तो किस तरह के होंगे, और सेकंड पार्ट डील करता है रिगार्डिंग द जॉइंडर ऑफ चार्जेस। फॉर्म ऑफ चार्जेस सेक्शन 211 से लेकर 217 तक है। जॉइंडर ऑफ चार्जेस की जब बात की जाए, चार्जेस को ज्वाइन करना, जॉइंडर ऑफ चार्जेस की जब बात की जाती है तो 218 से लेकर 224 तक के इसके सेक्शंस हैं। आज हम कोशिश करेंगे इसका पार्ट फर्स्ट, दैट इज सेक्शन 217 तक कवर करने की। सबसे पहला स्टार्ट करते हैं हम विद द सेक्शन 211, जो हमें बताता है कि जब कभी भी चार्जेस लगते हैं तो उन चार्ज का कंटेंट क्या होना चाहिए। और एक बात अपने माइंड में क्लियर कर लिया जाए कि ये जो चार्जेस हैं, ये क्यों कंटेंट वगैरह डिफाइन करना है, ये चार्जेस का पर्पस क्या होता है। तो देखिए, जब क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलती है तो उस क्रिमिनल प्रोसीडिंग में हमने पढ़ा था सेक्शन 207 और 208 के अंडर में जो अक्यूज्ड पर्सन है उसे डॉक्यूमेंट्स दिया जाना जरूरी है, डॉक्यूमेंट्स दिया जाना जरूरी है। और मैंने आपको क्रिमिनल प्रोसीडिंग की 3 स्टेजेस बताई थी। फर्स्ट स्टेज क्या थी? इन्वेस्टिगेशन। सेकंड स्टेज क्या था? इंक्वायरी। और थर्ड स्टेज क्या था? ट्रायल। पुलिस ऑफिसर अपनी इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करके सेक्शन 173 के अकॉर्डिंगली एक रिपोर्ट सबमिट करता है विद द मजिस्ट्रेट, और जस्ट सून आफ्टर दैट मजिस्ट्रेट इंक्वायरी कमेंस करते हैं। अंडर द इंक्वायरी लास्ट स्टेप जो होता है, लास्ट स्टेज ऑफ इंक्वायरी क्या होता है? फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस। चार्जेस फ्रेम किए जाते हैं, और जैसे ही चार्जेस फ्रेम किए जाते हैं ओपन कोर्ट में वो चार्जेस अक्यूज्ड को पढ़कर सुनाए जाते हैं, और फिर उससे पूछा जाता है डू यू प्लीड गिल्टी और यू प्लीड इनोसेंट, एंड इफ यू प्लीड इनोसेंट वी विल अंडरगो विद द ट्रायल। तो पर्सन अगर ट्रायल की मांग करता है, विचारण की मांग करता है, तो फिर थर्ड स्टेज ट्रायल स्टार्ट होता है। यानी चार्जेस क्यों फ्रेम किए जा रहे हैं, ये कह सकते हैं कि चार्जेस हम क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज एक पर्सन जिसके ऊपर कुछ आरोप है, जो अक्यूज्ड है, उसे बताया जाए कि हम आपको कौन कौन से ऑफेंसेस के लिए ट्रायल करेंगे, आपके ऊपर क्या क्या आरोप हैं, क्या कौन कौन से अपराध के लिए आपका विचारण किया जाएगा, जिससे कि कम से कम उस व्यक्ति को अपने बचाव के मौके की तैयारी करने का भी समय मिले, अपने बचाव की तैयारी करने का उसको मौका मिले। कब मिलेगा? जब उसको बताया जाएगा देखो हमने आपको सेक्शन 302 में प्रोसिक्यूट किया है, हमने आपको सेक्शन 379 में प्रोसिक्यूट किया है, हमने आपको सेक्शन 376 में प्रोसिक्यूट किया है। तो जब हम उसको सारे चार्जेस बताएंगे, जब हम उसको ऑफेंसेस बताएंगे, समझाएंगे, तभी तो वो तैयारी करेगा। अगर वो इनोसेंट है तो उसे पता तो होना चाहिए कि मेरे ऊपर क्या क्या आरोप लगे हैं, अब इन आरोपों को मुझे कैसे खंडन करना है। इस वजह से हम चैप्टर नंबर 17 को पढ़ रहे हैं। तो
शुरू करते हैं सेक्शन 211 जो बताता है रिगार्डिंग द कंटेंट्स ऑफ चार्ज। जब मैजिस्ट्रेट चार्जेस फ्रेम करेगा तो उन चार्ज का में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, इंग्रेडिएंट्स क्या होने चाहिए। तो सबसे पहली बात आती है एवरी चार्ज अंडर दिस कोड, यानी कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की बात हो रही है। एवरी चार्ज अंडर दिस कोड shall state offense with which the accused is charged। चार्ज में ये बात क्लियरली स्पेसिफाई की जानी चाहिए कि कौन से ऑफेंस का चार्ज उस पर लगाया गया है, कौन से अपराध का आरोप व्यक्ति के ऊपर लगाया गया है। क्या उसके ऊपर चोरी का आरोप है, क्या उसके ऊपर मर्डर का आरोप है, क्या उसके ऊपर थेफ्ट का आरोप है, कौन से अपराध का के आरोप उसके ऊपर लगाया गया है, ये बात क्लियर होनी चाहिए। एवरी चार्ज शैल स्टेट द ऑफेंस, चार्ज के अंदर ऑफेंस क्लियरली स्टेटेड होना चाहिए, पहला थिंग। दूसरी बात आती है इफ द लॉ which creates the offense gives it any specific name, the offense may be described in charge by that name only। अगर जो ऑफेंस है, जो अपराध है, उसे उस पर्टिकुलर कोड में, पर्टिकुलर पीनल लॉ में अगर कोई नाम दिया गया है, जो कि नाम अभी मैंने लिए थे, एक मर्डर हो गया, थेफ्ट हो गया, किडनैपिंग हो गया, देन एक्सटॉर्शन हो गया, ठीक है, रेप हो गया, ग्रीवियस हर्ट कॉज करना हो गया, ये सारे क्या थे, नाम बताए जा रहे कि इस नाम से इस ऑफेंस को कहा जा रहा है। अगर पीनल लॉ में किसी ऑफेंस को एक स्पेसिफिक नेम से प्रिस्क्राइब किया गया है तो वो उसी नेम से चार्ज में लिखा जाए, दैट ही हैव बीन चार्ज्ड फॉर मर्डर, ही हैव बीन चार्ज्ड फॉर रेप, ही हैव बीन चार्ज्ड फॉर थेफ्ट, ही हैव बीन चार्ज्ड फॉर किडनैपिंग। उस पर्टिकुलर नेम से उस ऑफेंस को स्पेसिफाई किया जाना चाहिए अगर नेम दिया गया है उस ऑफेंस को तो। लेकिन सबसेक्शन 3 क्या कहता है, अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जिसे पीनल लॉ में कोई स्पेसिफिक नेम नहीं दिया है तो अब क्या करेंगे, तो ऐसी सिचुएशन में उस ऑफेंस की पूरी डेफिनेशन चार्ज में लिखी जाए। अब आप सोच रहे हैं चार्ज तो क्या होता होगा, एक दो सेंटेंस का लिखा जाता होगा, लेकिन नहीं, यहाँ सिचुएशन क्या आ गई, अगर पर्सन के ऊपर कोई ऐसे ऑफेंस का आरोप है, चार्ज है, जिस ऑफेंस को स्पेसिफिक नेम दिया है पीनल लॉ में, तब तो सिर्फ नेम लिख दिया जाएगा, द पर्सन हैव बीन चार्ज्ड विद मर्डर, हो गया, एक आधे सेंटेंस में काम खत्म। लेकिन अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जिसका पीनल लॉ में कोई स्पेसिफिक नेम ही गिवन नहीं है, फॉर एग्जांपल अगर आप इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 184 चेक करेंगे, इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 184 अगर आप देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है ऑब्स्ट्रक्टिंग द सेल ऑफ प्रॉपर्टी ऑफर्ड फॉर सेल बाय अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट अगर किसी प्रॉपर्टी का सेल कर रहा है या पब्लिक सर्वेंट की अथॉरिटी से कोई पर्सन किसी प्रॉपर्टी का सेल कर रहा है, ऑक्शन कर रहा है, और उसको उस प्रॉपर्टी की ऐसे सेल या ऑक्शन करने में कोई ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करना, कोई ऑब्स्टेकल क्रिएट करना, कोई हर्डल क्रिएट करना, कोई बाधा उत्पन्न करना, तो ये एक पूरा ऑफेंस बता रखा है कि अगर पब्लिक सर्वेंट या फिर पब्लिक सर्वेंट के अथॉरिटी के अंडर में कोई व्यक्ति किसी प्रॉपर्टी का सेल कर रहा है तो उसको बाधा उत्पन्न करना, ये पूरा का पूरा एक ऑफेंस होता है, सेक्शन 184 ऑफ आईपीसी। लेकिन इस पूरे ऑफेंस के लिए क्या कोई एक पर्टिकुलर नेम दे रखा है, कोई स्पेसिफिक नेम दिया है, नहीं दिया है। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे हम, ये पूरी की पूरी डेफिनेशन लिखेंगे। सेक्शन 184 ऑफ आईपीसी में जो पूरी डेफिनेशन दी है इस ऑफेंस की, वो पूरी डेफिनेशन उस चार्ज में लिखी जाएगी। ये बात कहता है सबसेक्शन 3। फर्दर देखिए, द लॉ एंड सेक्शन ऑफ द लॉ अगेंस्ट विच द ऑफेंस इज सेड टू हैव बीन कमिटेड शैल बी मेंशन्ड इन द चार्ज। लॉ यानी कि क्या हमने इस पर्टिकुलर पर्सन को इंडियन पीनल कोड में चार्ज किया है, या हमने इस पर्सन को प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस में चार्ज किया है, या हमने इस पर्सन को SC/ST एक्ट में चार्ज किया है, या हमने इस पर्सन को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में चार्ज किया। क्योंकि पीनल लॉज तो बहुत सारे हैं ना, इंडियन पीनल कोड कोई इकलौता तो पीनल लॉ है नहीं,
बहुत सारे ऐसे पेनल लॉज हैं जो कि ऑफेंसेस को डिफाइन करते हैं, ऑफेंसेस के सेक्शंस को प्रिस्क्राइब करते हैं, उन ऑफेंसेस के लिए पनिशमेंट स्पेसिफाई करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं। तो जब चार्ज फ्रेम किया जा रहा है तो उस चार्ज में पर्टिकुलर लॉ और उस लॉ में कौन से सेक्शन में प्रोसिक्यूट किया गया है वो साफ साफ लिखा जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लिखा जाए, अ पर्सन हैव बीन चार्ज्ड विद सेक्शन 376 ऑफ आईपीसी, अ पर्सन हैव बीन चार्ज्ड विद सेक्शन 302 ऑफ आईपीसी, यानी सेक्शन भी लिखा उस ऑफेंस का और वो सेक्शन कौन से लॉ में है वो लॉ का नाम भी लिखा। ठीक है, तो ये इंग्रेडिएंट्स अभी तक देखे हमने। जैसे सबसे पहला कि जो चार्ज के अंदर पर्टिकुलर ऑफेंस होना चाहिए, उस ऑफेंस का नाम अगर स्पेसिफिक है तो वो नेम से डिफाइन किया, नेम लिखा जाए, और अगर नेम नहीं, स्पेसिफिक नेम नहीं है तो पूरी डेफिनेशन उस ऑफेंस की लिखी जाए। इसके अलावा कौन से लॉ और कौन से सेक्शन में पर्सन को कन्विक्ट किया जा रहा है, पर्सन को चार्ज किया जा रहा है, वो सेक्शन और लॉ मेंशन किया जाए। फर्दर सबसेक्शन 5 देखिए क्या कहता है, द फैक्ट दैट द चार्ज इज मेड इज equivalent to a statement that every legal condition required by law to constitute the offense charged was fulfilled in a particular case। क्या कह रहा है, हम जब किसी व्यक्ति के ऊपर कोई ऑफेंस का चार्ज लगा रहे हैं, वी हैव टू मेक श्योर कि इस ऑफेंस की जो डेफिनेशन दे रखी है और उस डेफिनेशन के अंडर में जो जो इंग्रेडिएंट्स दे रखे हैं, जो जो एसेंशियल्स दे रखे हैं, जो जो एलिमेंट्स दे रखे हैं, वो सारे एलिमेंट्स फुलफिल हुए होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने किसी पर्सन के ऊपर थेफ्ट का चार्ज लगाया है तो थेफ्ट के जो जो एलिमेंट्स हैं कि एक पर्सन जो कि ओनर है, ओनर की कस्टडी में प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को अनलॉफुल तरीके मैनर में पर्सन के पोजीशन से ले लेना, उसको मूवमेंट करना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, जो जो एलिमेंट्स थेफ्ट के हैं वो सारे एलिमेंट्स कवर होने चाहिए। अगर हमने किसी ऑफेंस का चार्ज लगाया और उस ऑफेंस के सारे एलिमेंट्स कवर नहीं हो रहे, इसका मतलब तो वो ऑफेंस, उस ऑफेंस में वो पनिशेबल नहीं होना चाहिए। तो ये बात कहता है सेक्शन 5। या फिर एक बात और कह सकते हैं हम, सब सेक्शन 5 जो बता रहा है, सब सेक्शन 5 ये भी कह रहा है कि जो एक ये पर्टिकुलर ऑफेंस है जिसका चार्ज हमने लगाया है, ये ऑफेंस कहीं जनरल एक्सेप्शन में तो फॉल नहीं करता है, कहीं ये जो ऑफेंस है ये ऑफेंस सेक्शन 76 ऑफ आईपीसी से लेकर सेक्शन 106 ऑफ आईपीसी में तो नहीं आ जाता है। ये भी बात अश्योर हो जानी चाहिए कि जो ऑफेंस का चार्ज हम लगा रहे हैं वो ऑफेंस के पूरे एलिमेंट्स, इंग्रेडिएंट्स जो उसके पर्टिकुलर्स हैं वो फुलफिल हुए हों और वो जनरल एक्सेप्शन में फॉल ना करता हो, तब जाके उसको चार्ज में इंक्लूड किया जाए उस ऑफेंस को। सबसेक्शन 6 देखिए क्या कहता है, द चार्ज शैल बी रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। अगर हाई कोर्ट में ट्रायल चल रहा है तो इंग्लिश में ही प्रोसीडिंग होगी, सुप्रीम कोर्ट में ट्रायल चल रहा है तो इंग्लिश में ही प्रोसीडिंग होगी। लेकिन अगर राजस्थान की किसी ट्रायल कोर्ट में केस चल रहा है, सपोज जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ऑफ राजस्थान में केस चल रहा है तो हिंदी में प्रोसीडिंग होगी। अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ऑफ गुजरात में केस चल रहा है तो गुजराती में प्रोसीडिंग होगी। यानी कि कोर्ट जो है उस कोर्ट की जो भी लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में उसको लिखा जाए। इफ द अक्यूज्ड हैविंग बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड, ये इंपॉर्टेंट चीज, ये इंपॉर्टेंट बात है कि जिस पर्सन के ऊपर ये चार्जेस लगाए जा रहे हैं उस पर्सन को क्या प्रीवियसली भी किसी ऑफेंस के लिए या सेम ऑफेंस के लिए कन्विक्ट किया गया है, और अगर हाँ तो ये बात भी इसमें स्पेसिफाई की जाए। इफ द अक्यूज्ड हैविंग बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड, प्रीवियसली कन्विक्टेड वर्ड यूज किया है, प्रीवियसली अक्यूज्ड वर्ड यूज नहीं किया। एक्यूजेशन तो कई बार लगते रहते हैं, लेकिन क्या बात कन्विक्ट भी हुआ था पर्सन के ऊपर, वो प्रूव भी हो गया था कि हाँ इसने ये ऑफेंस किया और इसको ये पनिशमेंट दिया जा रहा है, सेंटेंस भी दिया गया था। So if the accused having been previously convicted of any offense is liable by reason of such previous conviction to enhanced punishment, क्योंकि जब कोई पर्सन पहले से कन्विक्ट हुआ होता है
और उसके बाद अगर वो रिपीटेड ऑफेंडर बनता है तो ऐसे में उसका पनिशमेंट क्या कर दिया जाता है, एनहेंस कर दिया जाता है। और टू पनिशमेंट ऑफ अ डिफरेंट काइंड फॉर अ सब्सिक्वेंट ऑफेंस, या फिर सेम ऑफेंस जब दोबारा किया जाता है तो उसका पनिशमेंट अलग तरीके का दिया जाता है। And it is intended to prove such previous conviction for the purpose of affecting the punishment which the court may think fit to award for the subsequent offense, the fact, date, and the place. The fact, date, and the place of previous conviction के पहले कौन सी तारीख को कौन से फैक्ट्स पर और किस जगह पर पर्सन को कन्विक्ट किया गया था, वो सारी बातें क्लियरली ये भी चार्ज का कंटेंट बनेंगी। तो चार्ज के कंटेंट में हमने क्या क्या देखा, सबसे पहला चार्ज शैल स्टेट द ऑफेंस, अपराध उसमें लिखा जाए, उस अपराध का स्पेसिफिक नेम है तो उसको स्पेसिफिक नेम से लिखा जाए, और अगर स्पेसिफिक नेम नहीं है तो पूरी डेफिनेशन लिखी जाए उस ऑफेंस की। वो ऑफेंस कौन से लॉ और कौन से सेक्शन में गवर्न होता है, वो सेक्शन और वो लॉ दोनों चीज स्पेसिफाई की जाए, और ये अश्योर कर लिया जाए कि उस ऑफेंस के सारे एलिमेंट्स कंप्लीट किए गए हैं इस अक्यूज्ड के द्वारा। उस ऑफेंस, वो जो पर्टिकुलर ऑफेंस है, वो ऑफेंस किसी जनरल एक्सेप्शन में फॉल नहीं करता है, आईपीसी के चैप्टर 4 में जनरल एक्सेप्शन में फॉल नहीं करता है, ये बात अश्योर कर ली जाए। चार्ज जो लिखा जाएगा वो कोर्ट की लैंग्वेज में लिखा जाएगा, और अगर इस अक्यूज्ड का कोई प्रीवियस कन्विक्शन हुआ है तो वो कन्विक्शन किन ग्राउंड्स पे हुआ था, किस डेट पे हुआ था, किस जगह पे हुआ था, वो बातें भी चार्ज में इंक्लूड की जानी चाहिए। सेक्शन 211 हम पढ़ रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं एक एक वर्ड आपको पूरी तरह से क्लियर होता जा रहा है माइंड में। अगर कहीं कोई कंफ्यूजन अराइज होता है माइंड में तो आप इमीडिएटली चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, आई विल डेफिनेटली टेक दैट। तो टोटल 7 पॉइंट्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स बताए हैं रिगार्डिंग द कंटेंट ऑफ चार्ज। मेरे ख्याल है अब आपके माइंड में ये चीज समझ में आने लगा होगा कि चार्ज जब फ्रेम किए जाएंगे, जब जज चार्जेस को लिखेगा, एक पर्टिकुलर अक्यूज्ड के ऊपर जब चार्जेस लगाएगा कि मैं आपके ऊपर ये चार्ज भी लगाता हूँ, ये दूसरा ये चार्ज भी लगाता हूँ, ये दूसरा तीसरा चार्ज भी लगाता हूँ, उन चार्जेस को किस तरह से ड्राफ्ट किया जाएगा, किस तरह से लिखा जाएगा, वो चीज मेरा ख्याल है आप लोगों को माइंड में समझ में आई होगी, क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे कुछ इलस्ट्रेशंस दे रखे हैं, उन इलस्ट्रेशंस को आप लोग रीड करना, और अगर कहीं कोई डाउट आएगा तो हम अपनी कल की क्लास में इन इलस्ट्रेशंस को डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आप चाहे इसको एज अ होमवर्क ही समझ के रीड जरूर करना, एक रीडिंग जरूर करना। ऐसा नहीं करना कि मैंने छुड़वा दी तो आप भी उसको छोड़ के निकल जाएं, रीड जरूर करना, और डाउट अराइज होता है तो डेफिनेटली यू आर एंटाइटल्ड टू रेज दैट डाउट कि सर ये इलस्ट्रेशन आपने पढ़ने के लिए कहा था और इस इलस्ट्रेशन को थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, तो ऐसा पूछिएगा जरूर अगर डाउट आता है तो। बढ़ते हैं आगे सेक्शन 112 की तरफ। सेक्शन 112 बताता है रिगार्डिंग द पर्टिकुलर्स एज टू टाइम, place and person. Particulars as to the time, place and person. The charge shall contain such particulars as to the time and the place of the alleged offense. कि जिस ऑफेंस का चार्ज इस अक्यूज्ड के ऊपर लगाया जा रहा है, ये ऑफेंस किस जगह पे हुआ था, किस पर्सन के साथ हुआ था, और किस समय हुआ था। The charge shall contain such particulars as to the time and place of the alleged offense and the person, if any, against whom, or the thing, if any, in respect of which it was committed. तो या तो किसी व्यक्ति के साथ कोई ऑफेंस किया गया होगा, या फिर किसी प्रॉपर्टी के साथ कोई ऑफेंस किया गया होगा। अगर पर्सन के साथ ऑफेंस किया है तो उस पर्सन को भी स्पेसिफाई किया जाए, और अगर किसी प्रॉपर्टी का ऑफेंस किया है तो उस प्रॉपर्टी को स्पेसिफाई किया जाए। यानी कि ये भी बात चार्जेस की आती है। हम पार्ट ए ऑफ चैप्टर 17 पढ़ रहे हैं। पार्ट ए ऑफ चैप्टर 17 टोटल सेक्शन 217 तक यही बताता रहेगा कि चार्जेस में क्या क्या इंक्लूड किया जाए, क्योंकि इस पार्ट का नाम ही है फॉर्म ऑफ चार्ज। चार्ज कैसा होगा दिखने में, तो सबसे पहले तो उसके कंटेंट्स बता दिए, और उसके बाद बता दिए कि उसके अंदर जो ऑफेंस है उस ऑफेंस का टाइम, प्लेस and the person with whom the offense have been committed, against whom the offense have been committed, or the property with which, in respect of which the offense have been committed,
must be specified. When the accused is charged with criminal breach of trust और डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ मनी, अगर इस तरह के कोई ऑफेंसेस में उसको चार्ज किया जा रहा है, और अदर मूवेबल प्रॉपर्टी, it shall be sufficient to specify the gross sum or the case may be described. तो अगर कोई ऐसा अक्यूज्ड है जिस अक्यूज्ड को चार्ज किया गया है या तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए या फिर डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ मनी और अदर मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, तो ऐसी सिचुएशन में ऐसा सफिशिएंट माना जाएगा कि इसका एक ग्रॉस सम डिफाइन कर दिया जाए. ग्रॉस सम किस तरह का, दैट इज द describe the movable property in respect of which the offense alleged to have been committed and the dates between which the offense is alleged to have been committed without specifying particular item or exact date, and the charge so framed shall be deemed to be charged within the meaning of section 219, provided that, provided को बाद में लेंगे, प्रोवाइडेड को बाद में लेंगे क्योंकि प्रोवाइडेड एक एक्सेप्शन बता रहा है. सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 112 क्या बता रहा है ये आप समझिए. कोई एक अक्यूज्ड है, उसके ऊपर क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का के चार्जेस हैं, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ मनी के चार्जेस हैं, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी के चार्जेस हैं, और ये चार्जेस इस तरह के हैं कि उसने कई बार इनको किया. यानी कि हमने क्या बोला कि किस समय पर किस व्यक्ति के साथ में ये ऑफेंस कमिट हुआ, किस दिन ऑफेंस कमिट हुआ, कितने बजे ऑफेंस कमिट हुआ, कहाँ पे ऑफेंस कमिट हुआ, बिल्कुल क्लियर लिखा जाए. अब कोई एक ऐसा पर्सन है जिसने पिछले 6 महीने में एक ही ऑफेंस अलग अलग लोगों के साथ में अलग अलग समय पर अलग अलग जगहों पर किया है, क्योंकि वो ऐसा अपराधी है जो कभी किसी शहर में अपराध कर रहा है, कभी किसी शहर में अपराध कर रहा है, कभी किसी व्यक्ति के साथ में, कभी किसी व्यक्ति के साथ में. तो ऐसी सिचुएशन में क्या हम हर ऑफेंस का टाइम, डेट, पर्सन वो सारा मेंशन करना पड़ेगा? नहीं. उसके लिए क्या कहा जा रहा है, एक ऑन एन एवरेज ग्रॉस सम मेंशन कर दिया जाए कि इस व्यक्ति के ऊपर टोटल 5 जगह थेफ्ट के चार्जेस हैं, या इसने मिस एप्रोप्रिएशन, डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी किया है इन जगहों पे, इन समय पर. एग्जैक्ट टाइम उसमें मेंशन किया जाए या एग्जैक्ट डेट उसमें मेंशन किया जाना जरूरी नहीं है जब रिपीटेड नेचर का ऑफेंस अगर कमिट हुआ है तब. लेकिन प्रोवाइजो क्या कह रहा है? प्रोवाइजो ये कह रहा है कि ऐसी सिचुएशन जहां पे हम ग्रॉस सम ऑफ ऑफेंसेस को स्पेसिफाई कर रहे हैं, वो सारे के सारे ऑफेंसेस within 1 year ही परफॉर्म हुए होने चाहिए, provided that the time included between the first and the last of such dates shall not exceed 1 year. पहला ऑफेंस और जो आखिरी ऑफेंस की डेट हम बता रहे हैं, जैसे लिख दिया जाए 1 जनवरी 2021 से लेकर और आज 4 अगस्त 2021 तक इस व्यक्ति ने 5 जगहों पर चोरियां की. इतना लिखना ठीक है. लेकिन अगर ये लिखा जाए 1 अगस्त 2015 से लेकर और 4 अगस्त 2021 तक इसने 4 जगह चोरी की, नहीं, वो अलाउड नहीं होगा. क्यों? क्योंकि 2015 से 2021 तक 6 साल का रिकॉर्ड, वहां तो फिर स्पेसिफाई करना पड़ेगा पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम डेट. लेकिन अगर पूरे 1 ईयर के विद इन ही है तो 1 साल के अंदर उसने अलग अलग जगहों पे अलग अलग जो ऑफेंसेस कमिट किए, तो उसके लिए फर्स्ट डेट और लास्ट डेट स्पेसिफाई कर दी जाए. तो बीच बीच में उसने जहां जहां पे ऑफेंसेस किए उनका जगह अगर अवेलेबल है, प्लेस, तो मेंशन कर दें, नहीं है तो बस बता दें कि कितने ऑफेंसेस के चार्ज उस पर लगाए जा रहे हैं. तो प्रोवाइजो में क्या कहा है, द फर्स्ट डेट एंड द लास्ट डेट शुड नॉट एक्सीड 1 ईयर. ये था सेक्शन 112. ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर कोई भी कंफ्यूजन, कोई डाउट अराइज होता है, please do mention it in the comment section in the chat box, otherwise we are moving further.
सेक्शन 213 को आप देखिए, व्हेन मैनर ऑफ कमिटिंग ऑफेंस मस्ट बी स्टेटेड, ये जो ऑफेंस है किस तरह से किया गया है ये भी स्टेट किया जाना चाहिए। ये जो ऑफेंस किया गया है किस मैनर में कमिट किया गया है वो भी स्टेट किया जाना चाहिए। मैंने क्या बताया आपको, ये जो फर्स्ट पार्ट है ये फॉर्म ऑफ चार्जेस को बता रहा है। सबसे पहले कंटेंट बता दिया, उसके बाद में बता दिया कि भाई डेट टाइम प्लेस वगैरह सब मेंशन करो। अब बता रहे किस तरह से ऑफेंस कमिट किया गया है, आपने ऑफेंस जो कमिट किया वो किस तरह से किया है वो भी इसमें स्पेसिफाई करें। When the nature of the case is such that the particulars mentioned in section 211 and section 212 do not give the accused sufficient notice of the matter with which he is charged. Sections 211 एंड 212 में जो जो बातें हमने कहीं अभी तक चार्ज में मेंशन करने के लिए, क्लियर सारी बातें लिखित में लिखने के लिए, वो लिखने के बावजूद भी पर्सन को ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि वो कौन से ऑफेंस के लिए चार्ज किया जा रहा है, उसको अगर नहीं समझ में आ पा रहा है। द चार्ज शैल ऑल्सो contain the particulars of the manner in which the alleged offense was committed. The particulars of the manner in which the alleged offense was committed will be sufficient committed, वो भी बताया जाना चाहिए, वो भी चार्ज का पार्ट बनना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिख देते हैं ऑफेंस में पर्सन हैव बीन प्रोसिक्यूटेड फॉर अंडर सेक्शन 302 ऑफ आईपीसी विच इज चार्जेबल फॉर मर्डर। क्लियर, पर्सन को पता चल रहा है कि मेरे ऊपर मर्डर का चार्ज लगा है, समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक ऑफेंस है। लेकिन अगर पर्सन के ऊपर झूठी गवाही देने का आरोप लगा है, अब उसने झूठी गवाही कब दी क्या दी वो अगर मेंशन नहीं करेंगे तो वो बहुत एम्बिगुअस सिचुएशन हो जाएगी। तो ऐसे ऑफेंस के लिए फिर सेक्शन 213 क्या कहता है, आप स्पेसिफाई करें कि कौन से केस में इसने झूठी गवाही दी थी और उस झूठी गवाही को भी पर्टिकुलर मेंशन करें कि इसने कौन सा वाला स्टेटमेंट दिया था जिसको कॉन्ट्राडिक्ट करता हुआ हमारे पास में एविडेंस था, इसकी वजह से ये माना गया दैट इनके टेस्टिमनी फॉल्स थी, फ्रॉड थी, फेक थी। तो ये क्या हुआ, हमने पर्टिकुलर्स ऑफ द मैनर इन विच द अलेज्ड ऑफेंस हैव बीन कमिटेड, किस तरह से ऑफेंस कमिट किया गया उस पर्टिकुलर मैनर को भी हमने स्पेसिफाई किया। एक आध इलस्ट्रेशन इसका देख लेते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। ए इज अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, अब ए के ऊपर क्या है, चोरी का आरोप है। ऑफ अ सर्टेन आर्टिकल एट अ सर्टेन टाइम एंड प्लेस, एक चीज उसने चोरी की है एक जगह से एक पर्टिकुलर समय सर्टेन टाइम पे, ये सब चीजें क्लियर है। The charge need not set out the manner in which the theft was affected. तो अब जब ऑफेंस कौन सा है, थेफ्ट का, कितने बजे चोरी की गई, किस जगह से चोरी की गई, किस आर्टिकल की चोरी की गई, सब बात क्लियर है। तो ऐसी सिचुएशन में चोरी किस तरह से की ये बताना जरूरी नहीं रह जाता है। सेक्शन 213 वहां पिक्चर में नहीं आएगा, वहां बताने की जरूरत नहीं क्या उसने कैसे भी की होगी चोरी। जब पता है किस चीज की चोरी हुई है, किस समय की है और किस जगह से की है और ऑफेंस का नाम है थेफ्ट, तो फिर वहां पे सेक्शन 213 पिक्चर में नहीं आता है। लेकिन अगर अब हम देखें इलस्ट्रेशन बी, ए इज अक्यूज्ड ऑफ चीटिंग बी एट अ गिवन टाइम एंड प्लेस। एक पर्टिकुलर टाइम एक पर्टिकुलर प्लेस पे ए ने बी के साथ चीटिंग की, इस बात का ए के ऊपर एक्यूजिशन है। The charge must set out the manner in which A cheated B. अब चार्ज में लिखा जाना चाहिए कि ए ने बी के साथ किस तरह की चीटिंग की, उसने क्या एक्ट किया, क्या कहा, क्या किया, किस तरह के एक्शंस उसके थे, कौन सी एक्टिविटी उसने परफॉर्म की जो कि चीटिंग में फॉल हो रही है। डिफरेंस समझ में आया आपको? इलस्ट्रेशन बी जो है वहां पे सेक्शन 213 पिक्चर में आ गया, इलस्ट्रेशन ए वहां 213 की जरूरत ही नहीं थी। इलस्ट्रेशन बी जो था उन्होंने कहा कि ए ने ए के ऊपर चीटिंग का एक्विजिशन है। अब ये स्पेसिफाई किया जाना चाहिए कि चीटिंग जो हुई है वो किस तरह से हुई है, वो पहले स्पेसिफाई हो, ये बात चार्ज में लिखी जानी चाहिए। बाकी के जो इलस्ट्रेशन है उनको आप एक बार गो थ्रू करना और अगर कोई डाउट आता है तो हम कल डिस्कस कर लेंगे उनको। आगे बढ़ते हैं।
सेक्शन 214 को और देख लेते हैं, बाकी फिर टाइम आउट का नोटिफिकेशन आ चुका है तो इसके सेक्शन 215 से हम कल कवर करेंगे। सेक्शन 214 देखिए क्या कहता है, वर्ड्स इन चार्ज टेकन इन सेंस ऑफ लॉ अंडर विच ऑफेंस इज पनिशेबल। यानी कि चार्ज में जो वर्ड्स यूज किए गए हैं उन वर्ड्स का वही सेंस लिया जाना चाहिए जो कि लॉ में सेंस है। कई बार बोलचाल की भाषा में एक शब्द का मीनिंग अलग होता है और लॉ में उसी शब्द का मीनिंग अलग होता है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि उस पर्टिकुलर वर्ड का वही सेंस वही मीनिंग लिया जाना चाहिए जैसा कि उसको लॉ में इंटरप्रेट किया गया है, बाकी उसको आम बोलचाल की भाषा के हिसाब से इंटरप्रेट ना किया जाए। ये बात कहता है सेक्शन 214। वर्ड्स इन द चार्ज, चार्ज में जो भी वर्ड्स लिखे गए हैं, टेकन इन सेंस ऑफ लॉ, इन द सेम सेंस ऑफ लॉ अंडर विच द ऑफेंस इज पनिशेबल। जिस ऑफेंस के लिए जिस लॉ में उस पर्टिकुलर ऑफेंस को कवर किया गया है उस लॉ में उस पर्टिकुलर वर्ड्स का क्या साइंस, क्या मीनिंग लिया गया था, क्या इंटरप्रिटेशन लिया गया था, उसी सेंस में उसको पढ़ा और समझा जाना चाहिए इन द चार्ज। ये था सेक्शन 214। इन एवरी चार्ज, है ना, चार्ज words used is word used in describing an offense। चार्ज में हम कुछ जो भी वर्ड्स यूज कर रहे हैं उस पर्टिकुलर ऑफेंस को डिस्क्राइब करने के लिए shall be deemed to have been used in the sense attached to them। तो ऐसे वर्ड्स को उन्हीं तरीके से उसी सेंस में समझा जाना चाहिए जैसा कि attached to them respectively by the law under which such offense is punishable। जिस तरह से उन वर्ड्स को इंटरप्रेट किया गया है, जो सेंस उन वर्ड्स का लिया गया है, कहां पर, उस लॉ में जिस लॉ में आप पर्सन को ऑफेंस में चार्ज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आईपीसी के किसी ऑफेंस के लिए पर्सन को चार्ज कर रहे हैं तो आईपीसी में उस पर्टिकुलर वर्ड्स को क्या, किस सेंस में, किस मीनिंग में लिया गया है, वही मीनिंग, वही वर्ड और वही सेंस चार्ज में भी लिया जाना चाहिए। सेक्शन 214। अब इसमें से जो हमने सेक्शन डिस्कस किए हैं उसमें से अगर मैं इंपॉर्टेंट बताऊं तो सेक्शन 211 मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है कि चार्ज के कंटेंट्स क्या होने चाहिए, वो सेक्शन 211 बता रहा है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट में आता है। और सेक्शन 213 जिसमें इलस्ट्रेशंस स्पेसिफाइड हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में आता है। बिकॉज मैंने अक्सर आपको बताया इंडियन एविडेंस एक्ट में से और इंडियन पेनल कोड में से प्रीलिम्स के एग्जाम में ये जो इलस्ट्रेशन से एज इट इज उठ के आ जाते हैं। तो इलस्ट्रेशंस ऑफ सेक्शन 211 with the contents of 211 and illustrations of section 213, ये आज के टॉपिक में से इंपॉर्टेंट है जिसे आपको दोबारा से रिवीजन के पर्पज से पढ़ा जाना चाहिए और अगर कोई डाउट अराइज होता है तो कल की क्लास में आप पूछ सकते हैं। हम आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं।